रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू पीपीएससी पॉलिटिकल साइंस लेक्चरशिप एग्जामिनेशन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, आप अगर सिर्फ वर्ड डेमोक्रेसी को देखेंगे तो डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी का रूल। और अगर मेजॉरिटी रूल एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा तो वो हम उसे समहाउ लिमिटेड गवर्नमेंट भी कहते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट अपने हर एक एक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेंट होती है, और जिन एक्शंस को परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है सिर्फ गवर्नमेंट उन्हीं पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है वो लिमिटेड गवर्नमेंट भी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि मेजॉरिटी रूल इज़ लिमिटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के बारे में क्या चीज़, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कि मेजॉरिटी रूल इज़ लिमिटेड? और मेजॉरिटी रूल को लिमिटेड किसने किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मेजॉरिटी रूल पे एक रेस्ट्रिक्शन है, उसको लिमिटाइज करने वाला एक डॉक्यूमेंट है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेन द मिलिट्री डोमिनेट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम, मिलिट्री एक पॉलिटिकल सिस्टम को कब डोमिनेट करती है? इट ऑफन रूल्स एज एन इंस्टीट्यूशन, जब ये एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर रूल करती है, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के तौर पर रूल करती है, तो तब ये एक पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट करती है। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स सी डैश एज देयर एनिमीज। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स कौन सी गवर्नमेंट्स होती हैं? जिनका कंप्लीट कंट्रोल होता है स्टेट के हर एक डिपार्टमेंट पे, सोसाइटी के हर एक सेगमेंट पे। हम ये कह सकते हैं कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स जो होती हैं दे हैव फुल फ्लेज कंट्रोल ओवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स चूँकि वो टोटल कंट्रोल को प्रैक्टिस कर रही होती हैं, समहाउ डेस्पोटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, तो वो सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों को अपना एनिमी कंसिडर कर रही होती हैं, क्योंकि उनके पास फुल फ्लेज पावर्स होती हैं। तो उन्हें ये लगता है कि ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं पब्लिक की, वाइल लिविंग इन दैट सोसाइटी, दे कैन स्नैच देयर पावर्स, इसलिए वो उन्हें अपना एनिमी समझती हैं। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4. The recent histories of France, Germany and Japan demonstrates that, क्या इनकी जो फ्रांस, जर्मनी और जापान की हिस्ट्री है वो किस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करती है? कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज़ हाईली अडेप्टेबल, यानी इज़ हाईली एडजस्टेबल, उसको एज पर द सिचुएशन, जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज हैं, चेंज्ड सर्कमस्टेंसेज हैं, उनके मुताबिक उसको एडजस्ट किया जा सकता है। Political power in Western Europe and the United States has increasingly shifted to, political power किसकी तरफ शिफ्ट किया है political power ने? लेजिस्लेटिव ब्रांच, जुडिशियल ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच या फिर रेगुलेटरी एजेंसीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच कौन सी ब्रांच है? ये अब आपने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों का सामने रखते हुए आपने देखना है कि जो कैबिनेट है, अब इसका नॉमेनक्लेचर डिफरेंट होगा। कई जगहों पर इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है, कई जगहों पर इसको फेडरल कैबिनेट कहा जाता है। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच वो ब्रांच है जो कि जिसका बेसिक काम क्या है कि वो लॉ मेकिंग जो कि जुडिशियल ब्रांच ने की होती है उसको एग्जीक्यूट करती है और डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो पॉलिटिकल पावर है यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, इसमें एक चेंज आ रहा है, और अब ये चेंज जो है ये टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच। द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म स्टेट्स दैट, यूटिलिटेरियनिज्म जो फिलॉसफी है, जो आइडियालॉजी है, उसका क्या कहना है कि स्टेट के जो कवानीन हैं वो ऐसे होने चाहिए जो उस सोसाइटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोड्यूस कर सकें। और बेनिफिट्स किस शक्ल में प्रोड्यूस कर सकें? यानी ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस और प्लेजर इंश्योर करें और पेन को अवॉइड करें। अब अगर हम इसमें करेक्ट आंसर देखेंगे तो वो क्या होगा? मॉरल एक्शन इज़ वन दैट मैक्सिमाइजेज वेल बीइंग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं
चाइनाज ग्रेट लीप फॉरवर्ड कास्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज टू, तो इसने चाइना की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सीरियस थ्रेट्स और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज क्रिएट किए थे। मोनोकल्चर एंड ऑब्स्टिकल फेसिंग मैनी डेवलपिंग कंट्रीज इज दी, मोनो से ही समझ आ रही है कि सिंगल, यानी आप ये कह रहे हैं कि सिंगल कल्चर या कोई सी ऐसी चीज़ की बात हो रही है जिसमें ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं है और वो एक ही चीज़ है। तो अब इसके ऑप्शन की तरफ जाते हैं। डोमिनेंस ऑफ वन एथनिक ग्रुप, प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग वन मेजर क्रॉप, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पॉलिटिकल ग्रुप, लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन। तो ये है प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग वन मेजर क्रॉप, मोनोकल्चर। उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ हिस्टोरिकली व्यूड टेररिज्म एज ए डैश प्रॉब्लम, तो सोशल, मिलिट्री या रिलीजियस, नो पॉलिटिकल प्रॉब्लम। उसके बाद है इंपीरियलिज्म रेफर्स टू, इंपीरियलिज्म क्या है? इन्फ्लुएंस बाय वन नेशन ओवर अनदर। अब ये जो इन्फ्लुएंस है ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी हो सकता है और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा और एक जो नेशन है वो दूसरी नेशन की लैंड को और लैंड को कैप्चर कर लेगी, स्नैच कर लेगी, उसको इन्वेड कर लेगी और वहाँ पर अपना पॉलिटिकल सिस्टम कायम करेगी। पॉलिटिकल कंट्रोल जो इन्वेडिंग स्टेट है उसके पास होगा और जो इन्वेडिंग स्टेट है यानी जो इन्वेडर है, जो इन्वेड कर रही है, वो अपने लोगों को भी वहाँ पर जाके सेटल करेगी। तो इसको हम कोलोनाइजेशन कहेंगे, कॉलोनियलिज्म कहेंगे। जैसे सब कॉन्टिनेंट में आपने देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यहाँ पर आके उन्होंने बहुत सारे अपने लोगों को सब कॉन्टिनेंट में आबाद भी किया और सब कॉन्टिनेंट का जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया। तो दैट इज़ ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉलोनियलिज्म। इंपीरियलिज्म आज भी आपको नज़र आ रहा है कि जिसमें इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या अगर आप बात करें अमेरिका की, तो उनका आपको इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी नज़र आ रहा है। उसके बाद है जी, हाउ डू अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज मीट द डेफिनेशन ऑफ पार्टी। अब सबसे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी और एक प्रेशर ग्रुप में बेसिक डिफरेंस क्या है वो पता होना चाहिए, तो फिर आप इस क्वेश्चन को इमीडिएटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी होती है, सेम माइंडसेट के लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं और उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मीन्स को यूज़ करते हुए पॉलिटिकल पावर हासिल करना होता है। तो अगर हम अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज़ की को देखें तो वो किस डेफिनेशन को पूरा करता हुआ नज़र आती हैं? दे रिक्रूट एंड सपोर्ट कैंडिडेट्स फॉर पॉलिटिकल ऑफिस। यान यैक्स रूसो प्रपोज्ड एनलाइटनमेंट थ्योरीज दैट कंसिडर्ड, आपको पता है ये फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट है, पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जिनकी राइटिंग्स का बहुत हाथ है, तो इन्होंने इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की बात की। जो एनलाइटनमेंट थ्योरीज थी दैट कंसिडर्ड इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स। बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस रेफर टू, बैलेंस ऑफ पावर क्या है कि मैचिंग द पावर ऑफ वन स्टेट अगेंस्ट द पावर ऑफ अनदर। अब ये जो पावर है ये पॉलिटिकल पावर भी होगी, इकोनॉमिक पावर भी होगी, मिलिट्री पावर भी होगी। तो जब ये एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ ये सारी पावर्स मैच करती हैं तो उसको बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है। बैलेंस ऑफ पावर क्या है? बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एक डिटेर करता है, किस चीज़ को डिटेर करता है? वार को, हॉस्टिलिटीज़ को, कॉन्फ्लिक्ट्स को। व्हाट इज़ द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी फॉरेन पॉलिसी को हासिल करने के जो तरीक़ाकार हैं उनको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स। तो इलेक्शंस, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी, यूनाइटेड नेशंस। नो, डिप्लोमेसी, और याद रखें कि डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी आर नॉट द इंटरचेंजेबल टर्म्स, rather diplomacy is one among the effective tools to get foreign policy objectives. जॉन लॉक्स पॉलिटिकल थ्योरीज ऑन पावर सेंटर्ड अराउंड दी, जॉन लॉक की जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं पावर के ऊपर, उनका सेंट्रल पॉइंट क्या है, सेंट्रल थीम क्या है कि राइट ऑफ मेकिंग लॉज एंड एम्प्लॉइंग द कम्युनिटी टू एग्जीक्यूट दोज लॉज। जो पब्लिक है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है और उनको राइट देती है कि वो उनके लिए कवानीन बनाएं और उन कवानीन को एग्जीक्यूट करें फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी।
थॉमस हॉब्स ये भी आपको पता है कि इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं, बिलीव्ड दैट ह्यूमन काइंड हैड टू एक्सेप्ट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू अचीव अ रिलेटिवली पीसफुल सोसाइटी। तो इसका आंसर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये कि थॉमस हॉब्स का ये मानना था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन हुआ क्योंकि जो लोग थे वो उस कायोटिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे और एक पीसफुल सोसाइटी कायम करना चाहते थे। लेकिन थॉमस हॉब्स का जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी याद रखना है, थॉमस हॉब्स जो है वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता है। Plato's Republic is an excellent example of a political philosophy because he described the ideal state and its functions। तो प्लेटो की जो रिपब्लिक किताब है उसके अंदर जो उसने फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया, आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, वो याद रखना है। इन इंटरनेशनल सिस्टम एनालिसिस कंसंट्रेट्स ऑन द इंटरेक्शन एंड फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस ऑन द एक्टर्स। तो ये स्टेट एक्टर्स की बात करता है ये सिस्टम। मिल्स ऑन लिबर्टी ये किताब का नाम है। सपोर्ट्स, तो ये किताब किसको सपोर्ट करती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? ये आपका पॉलिटिकल राइट है, पॉलिटिकल लिबर्टी है, आज़ादी इजहार राय, यानी आप अपनी बात लिख के या बोल के उसको कर सकते हैं, उसको जो भी आपके दिल में है आप उसको जाहिर कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेफ्ट विंग डिक्टेटरशिप्स, जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या डिक्टेटर्स हैं, उनकी आइडियालॉजी जो उनका झुकाव होता है वो किस चीज़ की तरफ होता है? सीक गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंड द इकोनॉमी। तो सम हो आप इनको सोशलिस्ट्स कहते हैं, और जो राइट विंग होती हैं उनका जो ज़्यादा झुकाव होता है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ होता है, कैपिटलिस्ट जो मॉडल है इकोनॉमी का वो उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो 20 MCQs को हमने डिस्कस किया। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट MCQs नहीं थे, लेकिन शायद आप लोगों को थोड़े से डिफ़िकल्ट लगे। इनको आपने समझना है, याद रखना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको ये सारे MCQs अच्छे से याद हो गए हैं या नहीं याद हुए, और क्या आपको इनके आंसर्स पहले से आते थे या ये आपके लिए न्यू MCQs हैं। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।